अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे मामूल बात करेंगे सियासत की, जो कि बज़ाहिर गालिब और मगलूब का खेल लगता है। चूहे बिल्ली के इस खेल में हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर किरदार ही बदलते हैं, कहानी का अंजाम कम ही तब्दील हुआ करता है। हमारी सियासत के पानियों में शहबाज गिल साहब की लग़ज़िश जो कि इरादी थी, उसकी वजह से जो इर्ताश या लर्जिश पैदा हुई है, उसके असरात दूर तक जाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में इमरान खान साहब ने अपने जलसे में, लाहौर के जलसे में, जो रोड मैप देने की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हकीकी आज़ादी का रोड मैप देंगे, उसमें हमें कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी जिसे वो हस्बे आदत दोहराते थे। न्यूट्रल्स के हवाले से बात किया करते थे, रजीम चेंज की साजिश का तस्करा बार बार किया करते थे, वैसा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें बड़ी इशारतन देखी जा सकती हैं और उनको समझा जा सकता है बिटवीन द लाइंस, जो लोग पाकिस्तानी सियासत का इदराक रखते हैं। शहबाज गिल साहब को अरेस्ट क्यों किया गया, बजाय इसके कि एक वार्निंग उन्हें दे दी जाती। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उनको बजाय ये कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड के भेजने के, उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पर भी हमने देखा कि कोई एतराज़ मुतालिका हलकों की जानिब से नहीं आया। फिर इमरान खान साहब की भी टोन हमने कुछ पसपा देखी। अपने इस खिताब में वो सिर्फ शहबाज गिल साहब की अरेस्ट के हवाले से बोलते दिखाई दिए और मजम्मत करते दिखाई दिए कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है उनके ऊपर, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, अनफेयर है उनकी अरेस्ट। सिर्फ उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट थी, जो बयानात उन्होंने दिए थे, उसे बैक नहीं किया। क्या सिटी साहब ऐसे में जो दानिश्वर हैं मुख्तलिफ मुल्क के हालात पे, जिनके जो नब्स जानते हैं इस मुल्क की, वो ये सवाल करें कि इमरान खान साहब को क्या नज़र आ रहा है कि जल्द इंतखाबात नहीं हो सकते, या उनके जो सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट उनके पास है उसको किसी सूरत नुकसान पहुंच सकता है। वो साथ ही हिंट कर रहे हैं कि एक साजिश तैयार की जा रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी की सूरत में और उनको नाअहल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू फोरसी? क्या जो हमें उनकी टोन में चेंज नज़र आ रहा है उसके पीछे कुछ है? जरूर, बिल्कुल, यकीनी तौर पे पीछे बहुत कुछ है। आपने तो सिर्फ शहबाज गिल साहब का सवाल पूछा कि उनके साथ पहले सख्ती हुई, फिर नरमी हुई, फिर खान साहब ने उनका साथ नहीं दिया। फिर पीटीआई ने उनसे दूर हो गए। हम्म। उनके लिए अगर कोई झंडा उगाड़ रहा है, वो तो मीडिया वाले कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, एयर वाई को बैन नहीं करना चाहिए था, शहबाज गिल को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। मगर सवाल और भी तो बहुत से खड़े हो गए हैं ना कि इमरान खान साहब ने क्या वजह थी कि इस्लामाबाद से जलसा हटा के और लाहौर ले आए। जी। क्या वजह है कि अमरीकनों के आगे पीछे हो रहे हैं, दावतें दे रहे हैं, एजेंसियां हायर कर रहे हैं, पीआर फर्म्स अमेरिका में, अमरीकी सफीर को दावतें दे रहे हैं, वो केपी का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक एक बराह रास्त खान साहब की और उनकी व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत भी क्या हुई। हम्म। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर अब न्यूट्रल्स को कोई गाली नहीं पड़ रही। अम, और फिर एक साजिश का हवाला दिया जा रहा है कि आगे ये होने जा रहा है मेरे साथ, और आप इसकी तैयारी पकड़े, बिकॉज मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो हम्म। सवाल तो बहुत से खड़े हो गए ना, क्या बात है कि खान साहब अब खौफजदा हैं और अपना सारा बयानिया जो है न्यूट्रल्स के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, वो सारा बयानिया बदल रहे हैं अपना। तो चक्कर क्या है? अब इसका तो मैं बहुत से तरीके हैं जवाब देने के, मगर आज मेरा थोड़ा सा शरारती मूड है। आप ये ना कहें कि हमेशा ही होता है, मगर थोड़ी बहुत रौनक तो लगनी चाहिए। हम्म। और आज आपने देखा कोई लाल रंग की बुशर्ट भी पहनी हुई है, जी। तो मतलब है कि कुछ इरादे मेरे नेक नहीं है। तो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब को क्या पैगाम गया है। इसकी वजह से ये सारे चीज था, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और खान साहब का जो रवैया है उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा। और अगर मगर आपको एक इजाजत देनी पड़ेगी कि वो अंग्रेजी का मैं फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में ये बात करूंगा, जैसे कि मैंने ये खान साहब को ये बात कही है। तो अब सुनिए गौर से। खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम खान साहब, अस्सलाम। खान साहब जरा गौर से सुनिए। कुछ हमारी मजबूरियां हैं और कुछ रही हैं, कुछ आगे भी हैं। हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं आपको। और आप गौर से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं खान साहब के, हमने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारा तजर्बा नवाज शरीफ साहब के साथ
एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा आपकी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई। इसी तरीके के साथ पहले हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब के साथ रही। और फिर हमने देखा एक नई पौध भी आ गई है पाकिस्तान को, जिनको तारीख का इतना पता नहीं है, मगर वो एक हीरो ढूंढ रहे हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि हम आपको बनाते हैं। आप में हीरो तो आप थे ही, मगर हमने सोचा अब आपको एक सियासी तौर पे हीरो बनाते हैं। आपको याद होगा ये सारा कुछ, आपको पता है उससे 92 के बाद से लेके 2011-12 तक ना आप इधर के थे ना आप उधर के थे। एक सीट मर के जनरल मुशर्रफ ने आपको जिताई थी, मगर वो भी बड़ी मुश्किल से। आपकी पार्टी तैयार नहीं थी। हमने बड़ी आपको समझाया कि जल्दी जल्दी रीऑर्गेनाइजेशन करें, मगर आपके जो आपने जो रवैया अख्तियार किया था वो इतना तकड़ा नहीं था, तो आपकी पार्टी जीत ना सकी इलेक्शन 2013 के। मगर हमने फैसला कर लिया था, और हमने फिर आपको 2014 में रास्ता भी दिखाया। आपने तो पूरी कोशिश की, मगर आप पूरे बंदे पूरे नहीं कर सके। हम थोड़े से मायूस भी हुए। हमने कहा कि यार तुम्हें इतना कुछ करके दिया, आपको बंदे तो इकट्ठे कर लो। आप केपी में से आपने ज्यादा ज्यादा 2-2.5 हजार बंदा आप इकट्ठा करके लाए, और वो फिर मजा नहीं आया उससे। काम नहीं चला। इतनी अरसा धरना भी रहा, उसके बाद नहीं चला। क्योंकि वो उसमें स्टीम नहीं थी। फोन कॉल्स की हमने, ये किया क्या नहीं किया हमने आपके लिए। ये तो एक जब तारीख लिखी जाएगी, हम तो खैर नहीं लिखेंगे, वो सेठी जैसे गलत लोग लिख देंगे, मगर चलो कोई बात नहीं, उसमें सच्चाई तो होगी। सबको पता ही है हमने क्या किया, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। और हो सकता है तुम भी खुद उसमें कुछ इजाफा कर दो। हम्म। आ, तो अब बात यह है कि यहां तक तो बात आई, फिर हमने आपको सब कुछ दिया। इतने केसेस आपके बंदों ने बनाए, कुछ नहीं बना। आपने बस सारा दिन यही करते रह गए, मैशत की तरफ तवज्जो नहीं दी। और 4 साल के बाद आप मुल्क को एक डिफॉल्ट स्टेज पे ले आए। हम रोते रह गए। वो जैसे चौई साहब कहते हैं ना, हर स्टेज पे हमने आपके नैपीज बदले। आप लोगों को नहीं समझ आ रही थी, आपको आपको हुकूमत करनी नहीं आई। 4 साल लगे, हम बदनाम होते गए, दिन ब दिन हम बदनाम होते गए, मईशत गिरती गई, इंस्टेबिलिटी आती गई दुनिया में। आपने अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लुकात खराब कर लिए, एमबीएस के साथ भी हमारे तल्लुकात खराब कर लिए, दुबई के साथ वैसे ही ठीक नहीं थे। इंडिया के साथ हमने आपसे कहा यार थोड़ी बहुत तजारत शुरू करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, थोड़ा बहुत फ्लैंक्स को कवर करें। तो हमने आपसे कहा, आपने हाँ किया, और फिर आपने यू टर्न ले लिया और आपने नहीं किया। वहां हम कह रहे थे कि जी हम नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, हम जियो इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं, और आपने न्यू ना नॉर्मलाइज किया और ना आपने जियो इकोनॉमिक्स की। आपने तो इकोनॉमिक्स का बट्टा गोल कर दिया। जियो इकोनॉमिक्स अमेरिका के बगैर और सऊदी अरेबिया के बगैर कैसे हो सकती है यार, खुदा का खौफ करो। मगर नहीं, आपने सुना नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर चीन को आपने नाराज नाराज कर दिया सीपेक के ऊपर। आपने उनके जो सारे डील से वो अमेरिका को दिखा दिए या आईएमएफ को। मतलब आपने किया क्या, सबको नाराज कर दिया। तो ये बेचैनी फिर एक स्टेज ऐसी आई, हमने आपको समझाया कि भाई आप उधर तवज्जो दें, आपने हमारी बात नहीं मानी। फिर हमने कहा अच्छा चले ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं कुछ कोड़ा कोट करके। मगर फिर आपने हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद यही हुआ कि फिर हमने कहा जी ठीक है, तो वो कामयाब हो गया, आप बाहर आ गए। जाते जाते भी आपने बड़ी तकलीफ दी हमें, हेलीकॉप्टर्स को आना पड़ा, जाना पड़ा, अदालतों को रात को 12 बजे खोलना पड़ा, कोई अच्छी बात थी? चले फिर अब बाहर आए तो अब तो समझ जाओ, सीख जाओ कुछ। नहीं, वो दिन है और आज का दिन है। आपने हमें न्यूट्रल्स और आपने टारगेटिंग शुरू कर दी, आपने सोशल मीडिया कैंपेन एक हमारे ऊपर जंग छेड़ दी। हम तो हैरान परेशान हो गए कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर हमने अनलीश कर दिया। और आपको एहसास नहीं हो रहा था, आप धन आ रहे थे। उसके बाद हम अमेरिका को पड़ गए कि जी रेजीम चेंज अमेरिका ने कराई है, एक पूरा एक नया बयान ही बना लिया आपने। वो अमेरिका, यूरोप, इनके साथ हम तजारत करते हैं, इनसे हम पैसे लेते हैं, इनसे हमारी एक एक रिश्ता है 70 साल का। आपने ये क्या किया? ये तो हो नहीं सकता। हम्म। हमारी तो इकोनॉमी सारी की सारी डिपेंडेंस है ऑन इंपोर्ट्स। हाँ। और इंपोर्ट्स के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही देती हैं। चाइना तो पैसे उस किस्म के नहीं देता जिस किस्म के पैसे ये देते हैं। चाइना तो इन्वेस्टर्स करता है, हम्म। और वो भी बड़ी महंगी इन्वेस्टमेंट करता है। बार बार चले छोड़ो उस बात। डीएम वाले तो बैठे हैं, केस पे केस बनाई जा रहे हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम बच जाओगे जस्ट बिकॉज तुम्हारी पॉपुलैरिटी है? तो नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी नहीं थी। कमाल हो गया यार, आपको समझ नहीं आ रही। आपने फिर वही ड्रामे करने शुरू कर दिए, लॉन्ग मार्च कर दूंगा इस्लामाबाद के ऊपर। फिर आपने वो डी चौक में जो आपने अपने लोगों को करवाया, वो बड़ी मुश्किल से हमने रोका है। इतनी तो अब खामोशी। बात यह है कि जी जी। यहाँ आके जी। हम यहाँ पहुंच गए हैं हाँ हाँ। कि अब उनको, हमने अब उनको बता दिया है आखिरी बात, कि अगर आपने बचना है तो फिर बिहेव।
बी अ गुड बॉय। पब्लिक सेंटिमेंट अब मेरे साथ है। इतनी लंबी चार्जशीट जो आपने मेरे हवाले से पढ़ी, क्या आप ये फरामोश कर गए कि पंजाब के बाई इलेक्शंस में अवाम ने कैसे निकल कर वोट दिया? वो एटीएम के ताने जो दिए जाते थे माजी में, अब वो टैबू भी मेरे साथ नहीं है। अब मैं पहले से कई गुना ज़्यादा अवाम में मकबूल हो चुका हूँ। फलक बोस है मेरी शोहरत। और अब सोशल मीडिया, मुकम्मल तौर पर डिजिटल मीडिया, इवन के 13 और 14 अगस्त को जब मेन स्ट्रीम मीडिया में रियासत के चैनल की इजारादारी होती थी, अब वो मेरे हाथों यरगमाल था। 13 और 14 को स्क्रीन्स पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स पर दिखाए जाने वाले उसके जलसे थे। आप नहीं समझते कि 9 हलकों से आने वाले दिनों में ज़िमनी इलेक्शन में वन मैन आर्मी के तौर पे तने तनहा मेरा खड़ा होना यह साबित करता है कि मुझे पब्लिक सपोर्ट हासिल है, जो माजी में किसी वजीर आजम को इस तौर हासिल नहीं थी। तो वाह जी वाह, वाह 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 वाह, आपको पब्लिक सपोर्ट हाजिर है, मिल रही है, इसलिए आप जो चाहे कर ले। भूल गए तारीख। तारीख हमें बताती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत पब्लिक सपोर्ट थी, क्या हुआ? तारीख हमें बताती है नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी के साथ आया था इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन 97 में। तो क्या हुआ उनके साथ? 3 दफा आया अवाम के सपोर्ट के साथ। क्या हुआ? आप तो अवाम के सपोर्ट के साथ भी नहीं आए थे। तो ये हमें डराना, डराओ मत कि अवाम मेरे साथ है। खैर वो भी एक देखने वाली बात है, जब इलेक्शन आएगी तो हम देखेंगे कौन सी और कितनी अवाम तुम्हारे साथ है। सिंध के अंदर कितनी तुम्हारे साथ है, या बलूचिस्तान में कितनी है, और पंजाब में कितनी है। ये गलत फहमी है अगर तुम्हारे मिडिल क्लास यंग जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में आपको मेजोरिटी इन द असेंबली दे देंगे। हमारी सारे जो सर्वेज हो रहे हैं, सबसे हमें एहसास है इस बात का कि इतनी भी कोई बात नहीं है कि तुम्हारा ख्याल है कि तुम 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाओगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हुई तो तुम मेजोरिटी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। इस वक्त तो हमारा ये तज्जिया है। और अभी जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी है वो इसीलिए है क्योंकि ये पीडीएम वाले जो हैं इनसे कुछ ये हार्ड फैसले ले रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट में ले रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं अपनी। वो अपनी पार्टी को तो कमजोर कर रहे हैं बाय टेकिंग दीज डिसीजंस। मगर हम खुश हैं क्योंकि मईशत को चलाना है हमने। अगर मईशत ही ना चली तो सारा मुल्क बैठ जाएगा। तो ठीक है, तो हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो साल एक काटेंगे वो। और फिर देखिएगा जब इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो मुश्किल फैसले लेने थे वो तो हो गए हैं, थोड़े बहुत रह गए, एक आध और होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ऑलरेडी रुपया जो है वो मजबूत होता जा रहा है। आगे जाके आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे और ये डिफॉल्ट शॉर्ट जो है ये खत्म होने जा रही है। ये कोई खतरा नहीं रहा। तो लोग जो है वो बेवकूफ ना समझे उनको। और ये जो पैशन है ये हमेशा नहीं रहता पैशन। ये पैशन का तो एक लाइक ए शूटिंग स्टार, जैसे एक सितारा जो है जब वो बर्न करता है तो ऐसे करके आता है और ऐसे जाता है। तो ये पैशन भी वैसी होती है। ये सारी वक्त नहीं पैशन बंदा पैशनेट हो सकता है, ये थकावट भी हो जाती है। तो अभी आगे आप देखते जाएं क्या है। तो डोंट गिव अस दिस बिजनेस ऑफ कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हूं और अगर 9 सीटों पे मैं लड़ रहा हूं। अच्छा, मैं जाते जाते आपको हम ये भी बता दें जी। कि ये आपकी गलत फहमी है कि अगर आपका ख्याल है कि आपके जो कागजात जो आपने जमा कराए हैं ये 9 सीटों के लिए, इससे ज्यादा हम नहीं कहना चाहते, मगर ये भी मुश्किल है कि ये मंजूर होंगे। बहुत से अच्छा, इसमें खामियां हैं, सुकम वो है भी पॉइंट कानूनी। आउट। हाँ, जी जी, वो लेकिन हो जाएंगी। अगर दमखम नहीं है मेरी शोहरत में या मेरे सियासत में मकाम में, तो डील की कोशिश क्यों की जा रही है मेरे साथ? मंसूबा साज वो क्यों? इसलिए जी। डील कोई नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही। हम तो ना पीडीएम से डील कर रहे हैं ना आपसे डील कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मुल्क नेशनल इंटरेस्ट के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड में एक इलेक्शन होनी चाहिए। वो इस साल नहीं, बिकॉज मैशत इस वक्त रिस्टोर हो रही है। वो अगले साल जैसे वक्त आएगा वहां इलेक्शन होगी। हम चाहते हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम भी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, मगर उसके लिए खान साहब ये तो नहीं है ना कि आपको खुली छुट्टी मिल जाए और नवाज शरीफ के ऊपर हथकड़ियां लगी हों हम्म। और जरदारी साहब के ऊपर केसेस चल रहे हों और शहबाज शरीफ साहब को इंडेक्ट कर रहे हो। ऐसे नहीं हो सकता ना। ठीक है। अगर आपके और आपके लोगों को खुली छुट्टी मिलनी है कि आप कैनवस भी करें और लड़े भी, और आपके ऊपर ये जो फंदे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ये भी ना हो, तो फिर उनको उनके ऊपर से भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। नवाज हम्म। शरीफ को वापस आना पड़ेगा, इनको फिर अपनी लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब नवाज शरीफ साहब को इन सबको हम्म। एक मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। तो बेहतर यही है कि आप समझ जाएं हाँ हाँ। हमें हमें जो इस तरीके पे हम चलना चाह रहे हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट, हमें कर लेने दें ये सब कुछ। ठीक है। आपको फ्री फ्री इलेक्शन मिलेगी, फिर हम देख हम्म। लेंगे कितने पानी में आप।
ठीक मगर है। इन द मीन वाइल हम्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम समझते हैं कि आप या गवर्नमेंट बनाएंगे या ऑपोजिशन में होंगे, हम हम्म। चाहते हैं या हम्म। गवर्नमेंट बनाए या ऑपोजिशन में हो। ठीक है। मगर फिर अगर ऐसी सूरत, और आप मगर सबक सीख के आए आप, अब हम्म। वो गलतियां आपने फिर नहीं करनी, ना हमने आपको करने देनी है। उस इसलिए पहल आप करनी पड़ेगी। हम्म। ये जो आपने अमेरिका वगैरह को गाली वाली दे के यहाँ तक लाए हैं, हमारे लिए बड़े मसले क्रिएट कर दिए। तो सॉरी सॉरी करके बैक ट्रैक करें, अच्छा। पीछे हटें। ठीक ये है। न्यूट्रल श्यूट्रल को गाली देना बंद करें। हाँ हाँ। और तो अब तैयारी पकड़ें। हम्म। एक आपको फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड देखा जाएगा फिर कितने पानी में है, ऑपरेशन जबकि फेयर असली प्ले। इलेक्शन। हाँ, ऑपरेशन फेयर प्ले। तो अब आप हमारी बात समझ जाएं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं एक बार फिर खुशामदेद। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मैसेज क्या है, कहाँ से आया, किधर पहुँचा, कैसे पहुँचाया गया और उसकी इबारत क्या कहती है। सेठी साहब, उसको तो आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बहुत से सवाल जहनों में अभी भी मौजूद हैं कि फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला जैसे भी आया, उससे इमरान खान साहब के हवाले से आपने कहा है कि काफ़ी मवाद मौजूद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शायद वो बार बार उसका तज़किरा भी अपनी तकारीर में इसीलिए ज़्यादा करना शुरू हो गए कि वो पहले ही अपने सपोर्टर्स का माइंड बना दें कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। मगर इसके ऊपर अभी तक रेफरेंस का ना भेजा जाना, फिर इमरान खान साहब का 9 हलकों से खुद कॉन्टेस्ट करने का ऐलान, ये बातें क्या जाहिर करती हैं? देखिए, गवर्नमेंट का जो फैसला है, जो जहां तक मुझे पता है, वो ये है कि जो रेफरेंस है टू बैन द पार्टी, मैं नहीं समझता गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। मगर क्योंकि वो एक रेफरेंस का हवाला है, तो एक कमजोर सा रेफरेंस बना के भेजा जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर ज्यादा कोई आमदरफ्त होगी। बिकॉज एक पॉपुलर पार्टी को बैन करना कोई आसान काम नहीं है। और वैसे भी ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि एक किसी साजिश के तहत एक फॉरेन फंडिंग हुई है गवर्नमेंट को गिराने के लिए या वीक करने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ पहले। तो इसलिए तो वो रेफरेंस में जाएगा, मगर मैं नहीं समझता उसकी अहमियत होगी। अहमियत है दूसरे दो तीन और रेफरेंसेस की, या शायद उससे भी ज्यादा। कुछ कुछ रेफरेंसेस तो जाएंगे कि आप सादिक और अमीन नहीं है, क्योंकि आपने जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जो साइंड वारंट्स दिए हैं, वो आपने झूठ बोला है। उसके ऊपर जाएगी। फिर इसके अलावा भी आपने जो बैंक अकाउंट्स खोलवाए, ये किया वो किया, वो एफआईए उसके ऊपर तफ्तीश करेगी, कुछ तफ्तीश करेगी, नैब करेगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये रेफरेंसेस बनेंगे। सबसे अहम रेफरेंस जो है वो वही बनेगा 62(1)(f के तहत, कि जी आपने झूठ बोला। आपने जो अ, ये जो फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत से झूठ है, और आपने इल्जाम जो लगाया नोइंगली एंड विलिंगली, सोचे समझे आपने ये किया। ये इल्जाम है आपके ऊपर, और बहुत एक जगह पे नहीं, बहुत सी जगह पे है। तो ये बहुत मुश्किल है। ये तो मैं समझ एक पहाड़ है, आप इससे बच ही नहीं सकते। और आपके लोगों को भी इस बात का पता है, आपके सपोर्टर्स को इस बात का पता है। तो उसको वार्न कर, ये कहने की कि ये साजिश है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। अगर साजिश है तो वो ये साजिश थी कि 7 साल इसको इस्टेब्लिशमेंट रोक के बैठी रही, क्योंकि वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। और आखिरी स्टेज पे जब ये हर बात मानने से इनकार किया इन्होंने, फिर उन्होंने इस चीज को बाहर निकाला है। मगर ये भी मैं कह दूं कि ये जो रेफरेंस है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ का, मैं नहीं समझता कि स्टैब्लिश आती है, या हमारी सियासतदान ये चाहते हैं कि इस कानून के तहत इमरान खान को भी फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया जाए, जैसे कि वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ किया गया उसको खत्म करें। और अगर ऐसी सूरत हाल है और एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो ये एक तलवार है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, एक तलवार है इमरान खान साहब के सर के ऊपर। अगर वो मिसबिहेव करते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ना भी करें तो इनको डिस्क्वालीफाई ये हो सकते हैं, और शायद कर भी दिया जाए। और फिर इनको बस समझ आएगी कि अब बैठ के पार्लियामेंट के वापस जाना पड़ेगा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में बैठ के नून लीग के साथ बैठ के कानून साजी करनी पड़ेगी, जिसके तहत इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो, और नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन और दीगर लोग जिनके साथ ये हुआ है, ये अप्लाई किया है, वो सबकी खत्म हो डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा। इसी में पार्लियामेंट की बर्तरी जो है वो बड़ी वो पार्लियामेंट का है, उसकी सुप्रीमेसी जो है वो इस्टेब्लिश होगी। तो हम्म। खान साहब, मैं नहीं समझता कि जैसे नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ किया गया, खान साहब को डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ हो जाएंगे। होंगे भी तो वो अब वापस हो जाएगा, और नवाज शरीफ साहब का भी वापस हो जाएगा। हम्म। ये आगे जाके मैं कहता हूँ इस तरीके से होगा। अब आइए, आपने जो अगली बात की,
अगली बात आपने ये कही कि जी वो 9 सीटों से लड़ रहे हैं और उनका ख्याल है कि दिखाएंगे कितने पॉपुलर हैं। मैंने इशारा पहले भी किया है कि अभी बड़े मसले हैं वहाँ 9 सीटों में। हम्म। ये ऐन मुमकिन है कि ये 9 सीटों में ना खड़े हो सके, और ये अगर वहाँ वहाँ भी बड़े खतरे हैं इनके डिस्क्वालिफिकेशन के। बिकॉज इन्होंने जो चीजें अब निकली हैं जी। तोशाखाना वाली इश्यूज, जी। ये इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे हम्म। जब ये इन्होंने ये सामान लिया था। इन्होंने तो डिक्लेरेशन 2020-21 में की है, मगर उससे पहले तो इन्होंने जब इलेक्शन लड़ी थी जिसके बेसिस के ऊपर ये एमएनए बने थे उसमें तो नहीं डिक्लेयर किए थे। पहले हम्म। साल जब इन्होंने 2017-18 में भी, 18-19 में भी नहीं डिक्लेयर किया, हालांकि इनके हर साल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो वो तो वहां भी इश्यू बन सकता है कि आपने नहीं डिक्लेयर किए तोशाखाना के चीजें। तो आप जब ये फाइल करेंगे तो ये चीजें सामने आएंगी कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये झूठ बोला, आपने वो झूठ बोला, तो ये सादिक और अमीन यहाँ भी इनके गले पड़ेगा। बहरहाल, तो ये ऐन मुमकिन है ये सारी 9 सीटों पे ना लड़ सके, और अगर लड़े भी तो बाद में शायद इनके खिलाफ फैसला आ जाए। तो ये मैं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये, और ये बिल्कुल ये लाजिम नहीं है कि यही जीतेंगे ये सारी सीटें अगर ये लड़ भी लेते हैं, तो इट्स नो बिग डील। तो जहां जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से ये बड़ी पार्टीज के लीडर्स उनके मुकाबिल क्यों नहीं उतर रहे मैदान में? वो मेरा ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि और भी कोई रास्ते हैं इनको रोकने के। अलबत्ता वो निकलेंगे, ऐसी नहीं बात कि वो निकलेंगे नहीं, लड़ाई तो होगी वहां अगर इलेक्शन होती है, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। हम्म। अब मगर आप इंतजार करें, कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी निकलेगी ना वहाँ। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी इधर अगर निकल रही है तो दूसरी तरफ उसका रद्द भी हो जाता है। सेठी साहब, पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ एफआईए को रोक दिया गया है अदालत की जानिब से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें ये फॉरेन फंडिंग के खिलाफ जो केस का जो फैसला आया है उसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसको हेयरिंग के लिए रखा गया है। फिर शहबाज गिल साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू कर चुके हैं कि उनके खिलाफ जो दायर मुकदमा है वो पुलिस ने हुकूमत वक्त से वफादारी निभाने और दिखाने के लिए दर्ज किया, उसे खारिज किया जाए। रिलीफ मिल सकता है वहां से कोई बड़ा इन दोनों केसेस में? देखिए आयशा, मैंने आपको अभी बता दिया ना कि तलवार लटकनी है, तलवार गला नहीं काटने के लिए तैयार की गई। वो तो उस सूरत में होगी जबकि ये बिल्कुल हर बात से ये मुनकर होंगे। तो अभी तो ये चीजें चलेंगी, अभी जुडिशरी तक इदारे इशारे नहीं गए, अभी अपना काम करेगी जुडिशरी। तो इसलिए वो रिलीफ जो है ये टेम्पररी रिलीफ है। जब जब पुश बैक आएगा तो फिर आप देखिएगा, मगर मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ हम्म। कि मौका दिया जाएगा खान साहब को। उनकी गलत गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं और उनको प्लेयर बनाना चाहते हैं, लाइक हम्म। एवरीबडी एल्स। हम्म। तो वो चीज तब्दील होने जा रही है। तो अगर ये आपका ख्याल है कि ये कल डिस्qualify हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा, मगर वो केस बड़ा स्ट्रांग है डिस्क्वालिफिकेशन। तो और ठीक ये है। जो है जिसकी जिक्र आपने किया कि वो एफआईए को रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हम्म। कर रहे हैं, वो ठीक है, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। ठीक है। तो ऐसी ये गेम चल रही है, ये आगे हम्म। चलेगी, 3 से 6 महीने चलेगी ये गेम। ठीक है, लेकिन ये उतनी सख्ती नहीं है जैसे हमने देखा था सेठी साहब 2018 के इंतखाब से पहले और बाद में भी दीगर जमातों के साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ अभी भी उस तौर नहीं हो रहा। लेकिन मैसेज इन द बॉटल आप सही बता रहे हैं कि इसका मकसद समझाना है, एलिमिनेट करना या उनको ख़त्म करना नहीं, समझना चाहिए। अभी जावेद लतीफ़ साहब तो इशारा कर रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग और वो माजी से सबक नहीं सीख रहे, वो अभी अभी लंदन से वापस लौटे हैं। आप तो आ रहे हैं, वो आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब अगर आएंगे तो उनको जेल नहीं जाने देंगे, वो सितंबर में आ रहे हैं। इससे पहले भी हम मियाँ साहब की वापसी की खबरें सुन चुके हैं। आप बताएं मियाँ साहब कब आ रहे हैं? जावेद लतीफ साहब तो कह रहे थे दिसंबर में आ रहे हैं मियां साहब, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। हाँ इसहाक तो डार भी आ अब रहे वो, थे। जी। हाँ वो कह रहे हैं कि वो सितंबर में आ रहे हैं। सागडार साहब तो जुलाई में आना था, नहीं जी। आए ना, नहीं आए ना। नहीं आए। तो आपको पता है जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारियां शुरू हुई तो लोग ये कहते थे कि नवंबर दिसंबर में ये हो जाएगा, हम्म। क्योंकि न्यूट्रल हो गए थे ना वो। जी। तो ये फिर मार्च अप्रैल में जाके हुआ। जी। और आपने वो वजह बात भी समझाई थी हमें। फिर एक दफा याद दिला देता हूँ। जी। खान साहब को समझाया जा रहा था कि ना करो ना करो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, हम्म। इसलिए डिले हो रही थी इधर। अच्छा। फुल फ्लेज ग्रीन लाइट नहीं मिल रही थी। हम्म। तो जब वो नहीं माने तो फिर दे ही नहीं पड़ी ग्रीन लाइट। यहाँ भी अभी वही हाल है कि अभी पीडीएम की हुकूमत को बरकरार रखा जाएगा,
पीडीएम की हुकूमत से मुश्किल फैसले करवाए जाएंगे, मईशत को बहाल किया जाएगा, खान साहब को दूर रखा जाएगा। खान साहब हफ एंड पफ करेंगे, घर को गिरा नहीं सकेंगे, ना गिराने की इजाजत होगी। हम्म। और और खुश रहेंगे अपने बेचारे वो। अपने बयानिया नया बनाना पड़ेगा। अब क्या बनाएंगे? चोर वाला तो खत्म हो गया, अमेरिका वाला तो खत्म हो गया, न्यूट्रल्स के साथ पंगा अब नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब खान साहब ने, मेरा ख्याल है, लफ्जों में एक बात तो तस्लीम कर ली है ना, हम्म। कि इलेक्शन साल के बाद होगी। हम्म। अब वो उन्हें नजर आ रहा है कि फौरी इलेक्शन नहीं होने जा रही। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने अपने अंदर में अपने लोगों को ये बात बता दी है कि लगता है कि उन्हें इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं होनी। जी, हर चीज़ में एक इशारा है और प्रायोरिटी यानी अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ मईशत है, इकोनॉमी। आपकी मईशत का इस्तेहकाम जो है वो अवलीन तरजीह है। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह रहे हैं आइए मिसाके मईशत कर लेते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ऐसा सिर्फ कम्युनिज्म में होता है, आप हमसे सियासत पे बात करें। और शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि मिसाके जमहूरियत कर लें, मिसाके मईशत नहीं हो सकता। इस तरह की और बहुत सी बातें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं कि मुल्क कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है। और सिटी साहब आप तो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है, हमारे दोस्त ममालिक भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और IMF की जानिब से भी अच्छी खबरों का इंतज़ार किया जा रहा है। देख रहे हैं कि ग्रिप इस PDM गवर्नमेंट की इकोनॉमी पे स्ट्रॉन्ग हुई है। मीनवाइल हमारे वज़ीर आज़म आके मिसाके मईशत की एक बार फिर बात करते हैं, जो बतौर अपोजिशन लीडर वो कर चुके हैं और उस पर उन्हें जवाब भी पता है। लेकिन एक बार फिर उन्होंने बात की और दावत दी तनकीद को। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये अहमकाना ख्याल है, फुलिश आइडिया है, और सिर्फ कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो उसमें उस निज़ाम में ऐसा होता है। लेकिन शेख रशीद साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाके जमहूरियत की बात करें, वो तो इनके हम ख्याल हैं, उन्होंने ये कैसे कह दिया? यही तो बात है। ये शेख साहब जो है वो अपने असली रंग में वापस आ रहे हैं। वो अब इस्टेब्लिशमेंट को फिर से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो फिर वो वापस सही रास्ते पे आ गए हैं। तो उन्होंने जो बात कही है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। यही तो पैगाम गया है इमरान खान को, कि आप लोग, मिसाके मईशत बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं, तो आप गवर्नमेंट के जो मुश्किल फैसले हैं उनको सपोर्ट तो नहीं कर सकते। तो हमें एहसास है इस बात का, मगर वो तो नेशनल इंटरेस्ट में हम करना ही करना है हमने तो। मगर आप डिस्टेबलाइज ना करें, इंस्टेड आप बैठे हुकूमत के साथ, जमहूरियत की बात करें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, कानून की बात करें, कौन से कानून तब्दील करने हैं, मिल के जुल के, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर नए इलेक्शन कैसे लेने हैं, उसके अंदर नैब के ऊपर, उसके अंदर इलेक्ट्रल लॉज के ऊपर, ये सारी बातें जो एक जमाने में करनी थी, जो आपने नहीं की, अब करें। टाइम है आपके पास, हमने आपको खुली छुट्टी दे दी है। आप जाएं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर बात करें, कानून तब्दील करें, आप जजेस के ऊपर भी कुछ करना चाहते हैं, कर लें जो कुछ करना है आपने। मगर आप ये लड़ाई झगड़े बंद करें, क्योंकि इसके साथ सबका नुकसान हो रहा है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर रही, तो हमारे साथ किसी ने मुंह नहीं लगाना, हमें कोई पैसे वैसे नहीं मिलने, और ये क्राइसिस जो है डिफॉल्ट पे पहुंच जाएगी। इसलिए आप, शेख साहब जो कह रहे हैं वो बड़ा जरूरी है। फवाद चौधरी कम्युनिस्ट, ये वो क्या, उसको पता ही कुछ नहीं कम्युनिज्म होती क्या है, उसके अंदर होता क्या है, क्या नहीं होता। वो वन पार्टी सिस्टम होता है, तो मैशियत वहां डिस्कशन क्या होती है, डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। बट एनीवे, वो कुछ तो कहना होता है। तो शेख साहब सही बात कह रहे हैं, और यही पैगाम इमरान खान साहब को गया है। और यही, इसी के ऊपर अब काम करना पड़ेगा इनको। और खान साहब को एहसास हो गया इस बात का, उन्होंने खुद इशारे करने शुरू कर दिए। एक साजिश हो रही है कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई करके फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर हम्म। ये होगा, फिर नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। अरे भाई, ये साजिश नहीं हो रही। ये जो पुरानी गलतियां, उनको तस्लीम करके गलतियां ठीक की जा रही हैं। ये हम्म। आपके खिलाफ साजिश नहीं है, ये मुल्क को बचाने की एक पेशकदमी है। आ, आप हर बात जो है, जो आपको पसंद नहीं आती, आप समझते हैं वो आपके आपके खिलाफ साजिश है। इसीलिए तो आप यहाँ पहुंचे हैं, आप जहाँ आप आके गिर गए हैं। अब आप कि जी, आपको जो बात पसंद नहीं आती वो साजिश होती है, ऐसी नहीं बात। खान साहब को अब समझना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है अब शेख साहब को भी चाहिए कि इस खान साहब को जाके समझाएं। तो वो तो उधर आ रहे हैं लंदन, और सुना है किसी अहम शख्सियत से मिलने आ रहे हैं। वो अहम शख्सियत कौन हो सकते हैं? नवाज शरीफ साहब को तो नहीं मिलने जा रहे ना शेख साहब, आपसे उनको तो मिलने नहीं आ रहे मिलेंगे। हैं? और मुझे नहीं मिलने आ रहे, मैं तो लाहौर आ रहा हूँ कल। कल आपके पास बैठ के वहां से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मुझे नजर आ गया अब जो होना है आगे।
अब वहां से बैठ के तबसरे करेंगे, अंदर की बातें सब पता चल गई हैं यहाँ बैठने, कौन आया कौन गया, किसके किसके साथ क्या बात हुई और आगे क्या होने जा रहा है खान साहब के साथ, मुल्क के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अल्लाह ला खैर सल्ला, माई जॉब इज डन, बट तो आई एम सेठी ऑन माई वे साहब, बैक। मरियम नवाज साहिबा क्यों खामोश है? कहा जा रहा था उनके हवाले कर देनी है कमान और दफ्तर शिफ्ट होने हैं, खामोश क्यों है? अरे यार आप लोग तो सिर्फ काले बड़े हो यार, तो ये कहते बटन दबाओ तो सब कुछ शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा। अब मरियम नवाज को एक्टिवेट करने के लिए फैमिली के अंदर भी इश्यूज हैं। हम्म। शहबाज साहब हैं प्रेसिडेंट, हम्म। और शायद खाकान साहब है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हम्म। मरियम इज ओनली अ वाइस प्रेसिडेंट, और अभी उनके पास, और हमजा इज इन चार्ज ऑफ द पार्टी, मियां शहबाज साहब इज इन चार्ज ऑफ पार्टी। अब वो गवर्नमेंट और पार्टी के रोल सारे मिक्स हुए हुए हैं। वक्त लगता है ना ऐसा ऐसा, तो मेरा ख्याल है पहला कदम बारिश का या पहला कतरा बारिश का आपने देख ही लिया, जी। कि वो अब मरियम को वो दूर दराज बनी, वहाँ क्या नाम है, वहाँ जाती उमरा से हटा के जी। जी। उनको मॉडल टाउन लाया जा रहा है, वहाँ जी। मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। हाँ। तो वहाँ बैठेंगे, हम भी जाके बैठ जाया करेंगे फिर कभी हाँ। कभी, पता करने के लिए हो क्या रहा है। एंड तो मेरा ख्याल है फिर जब शुरू होगी, एक जमाने में आपको याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज साहब, तो मरियम जो थी उनका वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वो एक इनफॉर्मली एक मीडिया ग्रुप को लेके बैठते थे जी, और मीडिया सुनते सेल। थे, हो गया जी। मीडिया मीडिया सेल। तो अब यहाँ बैठ के मेरा ख्याल है उनको कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी, कि ये खान साहब की जो इतनी पावरफुल सोशल मीडिया इसका सेल्स तोड़ है, किया जाए उस जो कैंपेन है। इसका भी तो तोड़ करना है ना, तो वो कौन हम्म। करेगा तोड़? तो हम्म। मरियम ने तो इसके अंदर काफी, शी इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू हैंडल द इश्यूज लाइक दिस। तो अब ये चीजें चलेंगी ना वहां बैठ के, फिर उनके मुलाकातें होंगी एमएनएज एमपीएस के साथ। हम्म। और देखे ना, मैं आपसे कह रहा था कि मैंने देखा है कि यहाँ बहुत से एमएनएज एमपीएस ने चक्कर लगाए लंदन के, जी। वैसे सैर करने भी आते थे, और उनका यही था कि चलो सैर सपाटे भी हो जाएंगे, हाँ। थोड़ा जे कॉफी शॉफी भी पी लवांगे बह के एजवे रोड ते जी। और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी बेगम दी, और फिर मियाँ साहब को जाके जरा सलाम दुआ भी ले लांगे, अपनी सीट पक्की करांगे अगली इलेक्शन दी, और अच्छा। थोड़ी जी फिर वो पूछणगे तो दसांगे हो की रहा। हाँ। तो उसमें मैं आपको बता दूं, एक बंदा नहीं है जिसने आके ये ना कहा हो कि मियाँ साहब मरियम को एक्टिव करें, मियाँ हम्म। साहब खुद वापस आए। ठीक मियाँ है। साहब आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी जो है वो आपके हाथ से निकल रही है, हाँ। और वो अच्छा नहीं है पार्टी के लिए। हाँ। हाँ। इसलिए आपका आपका वापस आना, आपका बयानिया वापस आना, और आपका वोट निकालना और मरियम को एक्टिवेट करना, ये बड़ा हम्म। जरूरी है। और बड़ा हम्म। प्रेशर है मियाँ साहब के ऊपर फ्रॉम रैंक एंड फाइल, कि हम्म। जी मरियम को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए। अच्छा। और क्योंकि इस वक्त जो नौजवान तबका है, हम्म। वो सारे का सारा जो है ना, इस वक्त 80%, इस वक्त 50% से ज्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो नौजवान तबका है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो वो वोटिंग, उसके पास वोटिंग राइट्स है। जी। और उनमें से हमने ये देखा है कि अभी ये स्टेटिस्टिक्स और डेटा पता चला है हम्म। कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर जो वोटर टर्नआउट है, उसके अंदर जो यंग लोग हैं, हम्म। उनका वोटर टर्नआउट 80% था। जी। और हम जैसे बुढ़े जो हैं, वो उनमें से कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। वो आमतौर पे जो इलेक्शन में 40% वोटर टर्नआउट होता है, वो अब 60 पे जी। जी। कैसे चला गया इन बाई इलेक्शन में, जी। क्योंकि जो यूथ है, यंगस्टर्स जो है, उन्होंने हम्म। 80% ऑफ देम उन्होंने आके वोट डाला, और हम्म। उन्होंने वोट डाला है नवाज इमरान खान के लिए। बिल्कुल। ठीक है। ठीक, तो ये सारी चीजों को अब स्टडी करके हाँ। काउंटर करना पड़ेगा। काउंटर और करना ये पड़ेगा। हम नून लीग के जो बुढ़े तोते हैं, जो कि पुराने स्टाइल में एक सियासत चलाते रहे हैं, वो अंकल्स। अब नहीं चलेगी। जी। अंकल्स की सियासत नहीं नहीं चलेगी अब। चलेगी। यस। हाँ, अब सो नहीं चलेगी। एग्रेसिव अब स्ट्रेटेजी यानी चाहिए होगी ना। अब हाँ। अब मरियम को एक नौजवान तबके के लिए एक पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी निकालनी पड़ेगी, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक जैसे है। खान ने किया है। हाँ। हाँ। और वो पुराने जमाने जी लैपटॉप स्कीम चला दी, ओ यार वो अब नहीं चलता। अब ठीक है। आपको और मोटिवेशन करनी पड़ेगी उनको, उनको भी पैशनेट बनाना पड़ेगा, जैसे खान ने अपने लोगों को बनाया है। ठीक है। द सेम वे इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है सोशल मीडिया पर किस तरह से चाहिए, उसको स्टडी करना होगा, एग्रेसिव स्ट्रेटजी तरतीब देना होगी सोशल मीडिया के हवाले से। ये तो खैर बातें अपनी जगह पर है, जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काम इस पे ज़रूर कर रही होंगी, डाटा इस हवाले से स्टडी किया जा रहा होगा। लेकिन
सेठी साहब की बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं कि ऑपरेशन फेयर प्ले यानी लेवल प्लेइंग फील्ड सब सियासी जमातों को दे दी जाएगी, तो उसमें देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि इधर इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ होंगे, ये भी देखेंगे। उधर से अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहब मैदान में उतरती हैं, तो वोट को इज्जत दो। ज़ाहिर है एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा जो माजी में गूंजा, लेकिन उसके बाद हमने मुस्लिम लीग नून को अपनी पटरी से हटते भी देखा। क्या उसी नारे के साथ दोनों तरफ यानी एक ही नारे के साथ अगर पार्टीज होंगी तो मुकाबला बहुत तगड़ा और काबिल दीद होगा। प्रोग्राम के बारे से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।